हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से आज हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। और हम लोग आ चुके हैं डे 7 पर। डे 1 से लेकर डे 6 तक सभी क्वेश्चंस को आपने देखा, समझा, नोट डाउन किया और बार बार रिवाइज भी किया, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आईबीपीएस के मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। जितने भी आईबीपीएस के एग्जाम हुए हैं अभी तक, या आरबीआई लेवल के एग्जाम्स हुए हैं या इंश्योरेंस लेवल के एग्जाम हुए हैं, उनका जो एग्जाम का पैटर्न है वही आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का पैटर्न है। प्रीवियस ईयर आप लोग ने देखे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। लेवल काफी अच्छा था, मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, लेकिन इस लेवल को करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तभी आप 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए आज के सेशन में एक बार फिर से एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। कितना स्कोर किया आपने आउट ऑफ 40 ये सेशन के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी कैंडिडेट्स। शुरू करें आज के सेशन को। चलिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का अगर आपको कोई कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसमें कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो, थ्योरी वाइज, एमसीक्यू वाइज, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, अगर इस तरीके से पूरा सिलेबस अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है। ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इस समय आपको ये कोर्स पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसमें आप स्पीड को बढ़ाकर भी देख पाएंगे, वीडियोस को एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके भी देख पाएंगे, और साथ ही साथ ये कोर्स ये वादा करता है कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आप करेंगे कंप्यूटर में, चाहे कितना भी टफ एग्जाम का लेवल क्यों ना हो। क्योंकि जब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, और यही कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। वैलिडिटी है इसकी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिलेगा। कैसे इनरोल करें सर इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो नंबर आपको गिवन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन क्या था? बहुत फेमस था। विच ऑफ दीज फोल्डर इन जीमेल कंटेन द ईमेल विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंट? ईमेल विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंट। जीमेल में इनमें से किस फोल्डर में वे ईमेल शामिल हैं जो लिखे गए हैं लेकिन भेजे नहीं गए? आपने ईमेल को लिखा लेकिन सेंड नहीं किया, आपने कहा बाद में सेंड करेंगे। अब वो ईमेल कहां चला गया? ड्राफ्ट फोल्डर में। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ड्राफ्ट। जब आप मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में जाता है। मेल को लिखने लगते हैं तो कंपोज में आता है। कंपोज में क्लिक करते हैं तब आप मेल को लिखते हैं। और इनबॉक्स वो जगह है जहां पर आपके मेल स्टोर रहते हैं। सेंट वो जगह है जहां आप किसी को मेल भेजते हैं तो वो सेंट में चला जाता है। ये बात आप लोग जानते हैं। स्पैम क्या होता है? जंक मेल। स्पैम का मतलब वो मेल जो अनवांटेड मेल होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैम। क्लियर है? नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बताइए। इन कंप्यूटर 1024 टेराबाइट इज इक्वल्स टू। कंप्यूटर में 1024 टेराबाइट किसके बराबर है? मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट या 1 एक्साबाइट? हम सब जानते हैं कि टेराबाइट के बाद में क्या आता है? पेटाबाइट। 1024 टेराबाइट किसके बराबर होगा?
1 पेटाबाइट के बराबर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये हायरार्की आपको याद होनी चाहिए। सबसे छोटी यूनिट बिट, फिर निबल, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आप बता लेंगे कि टेराबाइट के बाद में क्या आता है, पेटाबाइट। तो 10 टेराबाइट किसके बराबर होगा, 1 पेटाबाइट के। 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होगा, एक्साबाइट के। 1024 एक्साबाइट किसके बराबर होगा, जेटाबाइट के। 1024 जेटाबाइट किसके बराबर होगा, योटाबाइट के। तो बस ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर मेमोरी 2 की पावर 30 बाइट इज इक्वल्स टू, कंफर्म है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 की पावर 10 बाइट किसके बराबर है, 2 की पावर 20 बाइट किसके बराबर है, 2 की पावर 30 बाइट किसके बराबर है, 2 की पावर 40 बाइट किसके बराबर है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आते हैं। बताइए कंप्यूटर मेमोरी में 2 की पावर 30 बाइट किसके बराबर है, किलोबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, ब्रोंटोबाइट या गीगाबाइट। या आता है, बताएंगे नहीं। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज 2 की पावर 30 बाइट इज इक्वल्स टू गीगाबाइट यानी जीबी। अब इसको कैसे याद करें, 1 किलोबाइट बराबर 2 की पावर 10 बाइट। 1 केबी में कितना होता है, 2 की पावर 10 बाइट, क्योंकि 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024। 1024 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 10। 1 मेगाबाइट बराबर 2 की पावर 20 बाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 2 की पावर 30 बाइट। 1 टेराबाइट बराबर 2 की पावर 40 बाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 2 की पावर 50 बाइट एंड सो ऑन। तो इतना तो याद रखना ही रखना है कि यहां पर क्या पूछा गया था, 2 की पावर 30 बाइट किसके बराबर होगा। तो आंसर क्या है, 1 जीबी यानी गीगाबाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, सीडी, डीवीडी, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, ये सब ऑप्टिकल डिस्क डिवाइसेस हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडी आती है, डीवीडी आती है, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क आती है, ब्लू रे डिस्क आती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी की बात करें, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क की बात करें, तो ये दोनों ही आपकी किस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, लेजर टेक्नोलॉजी पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लेजर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम इज नोन एज। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। सीडी रोम या सीडी में से पर फाइलों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप नॉर्मली कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं, सीडी भी बोलते हैं। तो सीडी में फाइल्स को कॉपी करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, रिपिंग या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा बर्निंग। फाइल्स को कॉपी करने के लिए सीडी को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है नीरो जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्निंग। समझ में आया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि सीडी के रिस्पेक्ट में बर्निंग का मतलब क्या होता है। तो आंसर होगा प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द फाइल इज कॉल्ड बर्निंग। फाइल्स को कॉपी करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, बर्न करना बोलते हैं। नेक्स्ट, which of the following storage media provides sequential access only। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण मीडिया केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। हम सब एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी है, मैग्नेटिक टेप है। यही सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस है, और इसको छोड़कर जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कैसी हैं, रैंडम एक्सेस
या डायरेक्ट एक्सेस। तो आपकी यहां पर मैग्नेटिक टेप क्या बनेगा, सीक्वेंशियल एक्सेस बनेगा। मैग्नेटिक टेप क्या है, पहले जमाने में आपने देखा होगा टेप रिकॉर्डर आते थे, है ना, जिसमें इसी प्रकार कुछ रील्स को चढ़ाया जाता था। तो वही है आपकी मैग्नेटिक टेप जो सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करती है। क्लियर है। नेक्स्ट, विच टर्म डिस्क्राइब द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ वेबसाइट। कौन सा शब्द किसी वेबसाइट पर संग्रहित डेटा की अनधिकृत पहुंच और हेर फेर का वर्णन करता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा ऑन अ वेबसाइट। क्या वेबसाइट को हैक किया जा सकता है? क्या वेबसाइट के डेटाबेस को हैक किया जा सकता है? यस। और किस प्रोसेस का यूज करते हैं वेबसाइट को हैक करने के लिए? एसक्यूएल इंजेक्शन का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन, जिसे एसक्यूएल इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा बड़े बड़े डेटाबेस, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट, गूगल की वेबसाइट। ये सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैक हो जाती हैं किसके द्वारा? एसक्यूएल इंजेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीपीएन इन साइबर सिक्योरिटी? वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का मतलब साइबर सिक्योरिटी में क्या है? साइबर सुरक्षा में वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम, सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड करना। इनक्रिप्टिंग फाइल्स फॉर रैंसम, रैंसम के लिए फाइल्स को इनक्रिप्ट करना। इस्टेब्लिशिंग अ सिक्योर एंड प्राइवेट कनेक्शन ओवर द नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर एक सिक्योर या प्राइवेट कनेक्शन प्रोवाइड करना। कंसीलिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रोवाइड करना या बचाना, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा एस्टैब्लिशिंग अ सिक्योर एंड प्राइवेट कनेक्शन ओवर द नेटवर्क। वीपीएन क्या करता है? हमें एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एक टनल प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम अपने इंफॉर्मेशन को डेटा ट्रांसफर करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं एक टनल के माध्यम से। और उस टनल में जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो है पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। तो वीपीएन के केस में जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी? पीपीटीपी होगी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर वायरस एंड अ वॉर्म? कंप्यूटर वायरस और वॉर्म के बीच मुख्य अंतर क्या है? मैंने आपको कई बार बताया है कि इन दोनों के बीच में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो क्या है? वायरस तभी एक्टिवेट होगा जब ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, जब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन वॉर्म क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट, बिना ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट के वॉर्म आपका एग्जीक्यूट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वायरस रिक्वायर यूजर एक्शन टू स्प्रेड, वायरस को यूजर एक्शन की रिक्वायरमेंट है स्प्रेड करने के लिए, वाइल वॉर्म्स स्प्रेड ऑटोमेटिकली, जबकि जो वॉर्म है वो स्वतः ही स्प्रेड होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। वॉर्म्स आर मोर हार्मफुल देन वायरस, बिल्कुल नहीं, ऐसा कह पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी वायरस ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, कभी कभी वॉर्म ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। वायरस कैन रेप्लिकेट बट वॉर्म्स कैन नॉट, दोनों ही रेप्लिकेट करते हैं, वायरस भी रेप्लिकेट करेगा, वॉर्म भी रेप्लिकेट करेगा। वॉर्म्स आर अ टाइप ऑफ अ वायरस, बिल्कुल नहीं, वॉर्म अलग है और वायरस अलग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी डिफरेंस क्या है? वायरस रिक्वायर यूजर एक्शन, जब यूजर क्लिक करेगा किसी भी फाइल पर तभी वायरस एंटर करेगा, या पेन ड्राइव लगाएगा तब होगा, या इंटरनेट के द्वारा एंटर करेगा, यानी यूजर की इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। वाइल वॉर्म स्प्रेड ऑटोमेटिकली, लेकिन वॉर्म अपने आप स्प्रेड होता है बिना यूजर इन्वॉल्वमेंट के। दैट इज द करेक्ट डिफरेंस। नेक्स्ट, देयर आर डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स, 7 टाइप, 10 टाइप, 12 टाइप, 6 टाइप। बिल्कुल आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज
10 टाइप्स, 10 तरीके के होते हैं कंप्यूटर वायरस। सर कौन कौन से हैं ये 10 प्रकार? इधर आइए, ये देखिए, दीज आर दी 10 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कौन कौन से? सिस्टम और बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेसिडेंट वायरस, मल्टी पैराटाइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इन्फेक्टर्स, मैक्रो वायरस और रूट किट वायरस। तो कंप्यूटर वायरस को बेसिक रूप से कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? 10 टाइप्स। ये 10 प्रकार याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल एज वेल एज बूट सेक्टर। डैश निष्पादन योग्य फाइलों के साथ साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है। अगर सिर्फ यहां पर यह दिया होता कि ऐसा कौन है जो बूट सेक्टर फाइल को इन्फेक्ट करता है, तो आंसर हो जाता बूट सेक्टर वायरस। लेकिन ऐसा कौन है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ साथ, सॉफ्टवेयर की फाइल के साथ साथ बूट सेक्टर्स की फाइल को भी इन्फेक्ट करता है? तो इस केस में आंसर होगा मल्टी पैराटाइट वायरस, जो एक नहीं कई सारे प्रकार में आता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा, और बूट सेक्टर वाली फाइल्स को भी, जो बूटिंग होने से रोकती हैं, ऐसी फाइल्स को भी इन्फेक्ट करेगा। बूटिंग में हेल्प करने वाली जो फाइल्स होती हैं उन्हीं को बोलते हैं बूट सेक्टर फाइल्स, और ऐसी फाइल्स को भी इन्फेक्ट करेगा जो सॉफ्टवेयर वाली होती हैं। तो आंसर क्या बनेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मल्टी पैराटाइट वायरस। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछते हैं कि मल्टी पैराटाइट वायरस क्या है। आंसर क्या होगा? ऐसा वायरस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को भी इन्फेक्ट करे और बूट सेक्टर की फाइल्स को भी इन्फेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड मल्टी पैराटाइट वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है? मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, जो अपने सिग्नेचर को बदल ले, जो कई सारी कॉपीज बना ले, जो कई सारी अपनी फॉर्म्स क्रिएट कर ले, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक वायरस। बूट सेक्टर वायरस, जो सिर्फ और सिर्फ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करे, एग्जीक्यूटेबल फाइल को नहीं, दैट इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस। नॉन रेसिडेंट वायरस, ऐसा वायरस जो रैम की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है लेकिन इन्फेक्ट करके चला जाता है, रैम में रहता नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉन रेसिडेंट वायरस। समझ में आया? नेक्स्ट, मैक्रो वायरस रह गया। मैक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को परेशान करता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इन एप्लीकेशंस पर अटैक करने वाला वायरस, दैट इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। नेक्स्ट, डैश डिलीट ऑल दी फाइल दैट इट इन्फेक्ट। डैश उन सभी फाइलों को हटा देता है जिन्हें वे संक्रमित करता है। बताइए, यानी फाइल को इन्फेक्ट किया और रुका नहीं, उस फाइल को डिलीट भी किया। ऐसे वायरस को बोलते हैं क्या? ओवरराइट वायरस, जो फाइल को इन्फेक्ट भी करते हैं और इन्फेक्ट करने के बाद उनको स्वाहा भी कर देते हैं, उनको डिलीट भी कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरराइट वायरस। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी याद रखिएगा कि ओवरराइट वायरस क्या होते हैं? जो फाइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्फेक्ट करने के बाद उनको डिलीट कर देते हैं, ऐसे वायरस को बोलते हैं ओवरराइट वायरस। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसको डिजाइन किया गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सर्च करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट? बताइए, डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्च करना या रिट्रीव करना, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है, सबसे पुरानी प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड गोफर प्रोटोकॉल। ये होता क्या है डिस्ट्रीब्यूट? मतलब जैसे आप क्या करते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो को क्या करा, आपने इसका लिंक लिया और ग्रुप में शेयर कर दिया, क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट।
व्हाट्सएप पर शेयर किया, टेलीग्राम पर शेयर किया, फेसबुक पर शेयर किया, व्हाट्सएप पर शेयर किया, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। सर्च करने का मतलब जब आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को सर्च करते हैं या वेबसाइट में किसी भी चीज को सर्च करते हैं। रिट्रीव करने का मतलब एक्सेस करना, और इन तीनों को एक साथ करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड गोफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन MS Excel डैश रन हॉरिजेंटली अक्रॉस दी वर्कशीट। MS Excel में डैश वर्कशीट पर क्षैतिज रूप से चलता है। हॉरिजेंटली MS Excel पर क्या होता है? एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होगा? रोज। इन MS Excel रोज रन हॉरिजेंटली। MS Excel में जो रोज होती हैं, जो टपल्स होती हैं, वो वर्कशीट पर क्षैतिज रूप से चलती हैं। देख सकते हैं आप रोज कैसे काम करेंगी हॉरिजेंटल मैनर में। रोज होती कितनी है? 1 से लेकर 1048576। लेटेस्ट वाले वर्जन में जो आपकी रोज है वो मैक्सिमम कितनी है? 10,48,576। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट, इन MS Excel डैश रन वर्टिकली अक्रॉस दी वर्कशीट। MS Excel में वर्कशीट पर डैश लंबवत चलता है। आंसर होगा क्या? कॉलम्स। लंबवत या वर्टिकल की अगर कभी भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? कॉलम्स होगा। और कॉलम्स की जो लिमिट है वो क्या है? A से लेकर XFD तक, 1 से लेकर 16384 तक। नए वाले वर्जन में 16,384। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ व्हाट? ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? XFD या 16,384। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। बहुत फेमस क्वेश्चन। भारत के पहले और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। सोचो। पहला तो आप जानते हैं कौन सा है? परम 8000 है ना, दैट इज द फर्स्ट वन, परम 8000। और फास्टेस्ट इंडिया का कौन सा है सुपर कंप्यूटर? एरावत। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परम 8000 और एरावत। दैट इज द फास्टेस्ट वन एरावत, और परम 8000 इज द फर्स्ट वन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, www, मोसैक, फायरफॉक्स या नेक्सस। पहला ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, www, बिना स्पेस के साथ, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेक्सस, क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा था उस www के साथ जिसके द्वारा वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो पहला ब्राउजर बना www, जिसका नाम बदल के क्या किया गया? नेक्सस। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या बना? मोसैक, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। मोसैक इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर या नेटवर्किंग में जो लाइट वेट प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है? हम जानते हैं कि लाइट वेट प्रोटोकॉल का यूज IoT में किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किया जाता है। और लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सी होती है? MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। MQTT इज द करेक्ट आंसर। और MQTT की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द कॉपी कमांड सेव्स द कंटेंट टेम्परेरली टू द। कॉपी कमांड सामग्री को अस्थायी रूप से सहेजता है कहां पर? हम कॉपी करें या पेस्ट करें, कट करें या कॉपी करें, ये सारे कमांड कहां के होते हैं? क्लिपबोर्ड के। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्लिपबोर्ड। क्लियर है?
होम टैब पर हमें देखने को मिलता है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, जो कि कॉपी किए गए या कट किए गए कमांड्स को स्टोर करके रखता है टेम्परेरी बेसिस पर, दैट इज क्लिपबोर्ड। टेम्परेरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन्वेंटेड बाय गैरी स्टॉकवेदर। गैरी स्टॉकवेदर द्वारा आविष्कार किए गए पहले लेजर प्रिंटर का नाम बताइए। पहला जो लेजर प्रिंटर है वो कौन सा है? Xerox 9700, that is the first laser printer invented by whom? गैरी स्टॉकवेदर। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी आता है कि लेजर प्रिंटर किसके द्वारा डेवलप किया गया? गैरी स्टॉकवेदर के द्वारा। लेजर प्रिंटर किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? आंसर क्या होगा? सोचो। रिसर्च सेंटर, दैट इज कॉल्ड पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा लेजर प्रिंटर को डेवलप किया गया और जो पर्सन थे वो कौन से थे? गैरी स्टॉकवेदर। और पहला लेजर प्रिंटर कौन सा? Xerox 9700। नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल इन पावर पॉइंट? क्या MS पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है? हाँ, इंसर्ट पर जाकर टेबल पर क्लिक करके रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन पावर पॉइंट में कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हो सकती है? मैक्सिमम 75 रोज और 75 कॉलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 75 रोज और 75 कॉलम्स। नेक्स्ट, विच वन इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? विंडोज का जो बाय डिफॉल्ट है, यानी जिसके लिए कोई पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है विंडोज के साथ, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड MS वर्ड। MS वर्ड क्या बाय डिफॉल्ट है? नहीं, MS वर्ड तो पेड है, बाय डिफॉल्ट है वर्ड पैड, है ना, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। यही गलती कैंडिडेट्स करते हैं, है ना, विंडोज देखा, वर्ड प्रोसेसर देखा, आंसर क्या लगा दिया? MS वर्ड, जबकि MS वर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि MS वर्ड तो पेड है, MS ऑफिस के साथ मिलता है। तो जो बाय डिफॉल्ट है वो कौन सा है? वर्ड पैड। समझ में आया? और वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड फाइल? जल्दी से बताओ। दैट इज .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट, इन विंडोज 11, विंडोज 11 क्या है? लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का। तो इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैरेक्टर इज नॉट अलाउड एज फाइल नेम? विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल नेम के रूप में किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? बताओ। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। ये जितने भी सिंबल यहां पर गिवन हैं, इनको ऑफिशियल तौर पर आप फाइल नेम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन कौन से सिंबल? बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, डबल कोट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट और पाइप। इन सब का इस्तेमाल विंडोज 11 में फाइल नेम के लिए नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्मेट टू एनालॉग फॉर्मेट इज कॉल्ड? डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिजिटल का मतलब 01 और एनालॉग का मतलब ऐसे। तो जब डिजिटल से एनालॉग फॉर्मेट में कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो क्या उसको मॉड्यूलेशन बोलेंगे? जी हां, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और इसका ठीक उल्टा डीमॉड्यूलेशन होता है। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता कौन है? बिल्कुल सही, दैट इज मॉडम। मॉडम का इस्तेमाल कहां होता है?
टेलीफोन लाइंस के केस में मॉडेम किस लेयर पर काम करता है? पहले फिजिकल लेयर पर काम करता था, अब डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू टैब इन अ वेब ब्राउजर? निम्न में से किस शॉर्टकट का प्रयोग वेब ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए किया जाता है? जब ब्राउजर में आपको टैब ओपन करने होते हैं तो कैसे ओपन करेंगे? क्या शॉर्टकट की होगी? कंट्रोल टी की मदद से टैब को ओपन करते हैं और कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से टैब को बंद कर देते हैं। तो कंट्रोल टी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। कंट्रोल टी ओपन द टैब, कंट्रोल डब्ल्यू टू क्लोज द टैब। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। एक्सेल वर्कशीट में जो प्रथम सेल है उसे किस रूप में लेबल किया जाता है? सोचिए, फर्स्ट सेल इन एक्सेल, पहली सेल क्या होगी? A1 होगी, उसके नीचे A2 होगी, फिर A3 होगी, फिर A4 होगी, इधर B1 B2 B3 B4 होगी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज A1। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और जहां पर ये A1 दिखेगा इसे क्या बोलेंगे? नेम बॉक्स। द प्लेस वेयर द एड्रेस ऑफ अ सेल इज शोइंग दैट प्लेस इज कॉल्ड क्या? नेम बॉक्स। इसे नेम बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2 गीगाबाइट? 2 GB किसके बराबर है? वेरी फेमस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 2 गीगाबाइट के बराबर है? 1024 मेगाबाइट, 20480 किलोबाइट, 20480 किलोबाइट, 2048 मेगाबाइट या नन ऑफ दिस? 1 GB बराबर है 1024 मेगाबाइट के। अगर 1 GB 1024 मेगाबाइट के बराबर है तो 2 GB किसके बराबर होगा? 2048 मेगाबाइट के। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द राइट वन। 1 GB बराबर 1024 MB के, तो 2 GB बराबर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए 2048 मेगाबाइट के। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला which symbol specify the fixed column or row in MS Excel 365? सूत्र में कौन सा प्रतीक MS Excel 365 में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है? रोज या कॉलम को फिक्स करने के लिए किसका यूज करते हैं? सेल रेफरेंसिंग का। और सेल रेफरेंसिंग में किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? डॉलर का। तो करेक्ट आंसर होगा डॉलर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। Very good. Next, dash is responsible for calculating images in a computer which can then be displayed on a monitor. बताइए, डैश कंप्यूटर में छवियों की गणना के लिए जिम्मेदार है जिसे बाद में मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ IBPS RRB। PO में भी पूछते हैं, क्लर्क में भी पूछते हैं। बताइए, कैलकुलेटिंग इमेजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इमेजेस जल्दी रेंडर हो जाएं, जल्दी प्रोसेस हो जाएं, किसका यूज करते हैं? ग्राफिक कार्ड का। बड़ी इमेजेस को रेंडर करने के लिए, बड़ी बड़ी वीडियोस को रेंडर करने के लिए ग्राफिक कार्ड लगाते हैं ना, गेम्स के लिए भी लगाते हैं। और ग्राफिक कार्ड का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड GPU। CPU का बड़ा भाई GPU। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? दैट इज कॉल्ड GPU, जो कैलकुलेट इमेजेस करने में, बड़ी बड़ी इमेजेस को बेटर बनाने में, वीडियोस को रेंडर करने में, गेम्स के लिए या हाई प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड ग्राफिक कार्ड या GPU। हमारे मोबाइल फोन्स में भी क्या है? क्या CPU है? नहीं, GPU है। नेक्स्ट, GPU पैरेलल प्रोसेसिंग में बिलीव रखता है ना। ये जो GPU है ये प्रोसेसिंग कैसे करता है?
पैरेलल फैशन, जबकि सीपीयू सीक्वेंशियल फैशन में करता है। ये डिफरेंस है। पैरेलल अगर करेगा तो कई सारी इमेजेस, कई सारी वीडियोस को एक साथ रेंडर करेगा, तो प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, है ना, जबकि सीपीयू 1 by 1 करके करता है। दैट इज द डिफरेंस। डैश प्रोटोकॉल अलाउज यू टू ट्रांसफर दी फाइल्स एंड ऑल्सो एड अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू दी प्रोसेस। बताइए ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आपको फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है और प्रक्रिया में सुरक्षा की एक परत भी जोड़ता है। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मुझे बताइए। अगर आपको अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करनी है, फाइल को ट्रांसफर करने का मतलब अपलोडिंग या डाउनलोडिंग, इसके लिए किसका यूज करेंगे, एफटीपी का। लेकिन अगर सिक्योरिटी इसमें ऐड कर दी गई तो किसका यूज हो जाएगा, एसएफटीपी का, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो करेक्ट आंसर इज एसएफटीपी, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस क्या करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी कम्युनिकेशन में। टेलनेट क्या करेगी, रिमोट नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, रिमोटली एक्सेस प्रोवाइड करेगी। टीसीपी आईपी क्या करेगी, बेस ऑफ द प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी क्या है, जिसका इस्तेमाल हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में करते हैं। एसएसएल क्या है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएसएल और टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, दोनों का यूज हम लोग करते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से। क्लियर है। नेक्स्ट, द बफर मेमोरी इज मेनली लोकेटेड इन डैश ऑफ अ कंप्यूटर। बफर मेमोरी मुख्य रूप से कंप्यूटर के डैश में स्थित होती है। बफर मेमोरी का काम क्या है, जब इंटरनेट पर किसी भी चीज को हम डाउनलोड करते हैं तो अगर वो डाउनलोड 20% हो गया होता है तो हम उस फाइल को रन कर सकते हैं। अगर डाउनलोड आपका कुछ परसेंट हो गया है तो उस फाइल को हम चला सकते हैं। मीनवाइल आपका वो डाउनलोड भी हो रहा है। तो वो डाउनलोड होता कहां पर है, रैम में। जब तक पूरा डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक वो रैम में होता है, और जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो गया वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो इसका मतलब बफर मेमोरी काम करती है ड्यूरिंग डाउनलोड, और ये लोकेटेड होती है कहां पर, रैम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रैम। याद रखिएगा, अगर वर्चुअल मेमोरी पूछते कि वर्चुअल मेमोरी कहां पर डेटा को स्टोर करती है या किससे मदद मांगती है, तो आंसर होता हार्ड डिस्क। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, रैम के साइज को इंक्रीज करना वर्चुअल मेमोरी कहलाता है, वर्चुअली इंक्रीज करना। वो हार्ड डिस्क से स्पेस मांगती है। लेकिन बफर मेमोरी के केस में जो स्पेस मांगी जाती है वो रैम से मांगी जाती है ड्यूरिंग डाउनलोडिंग। क्लियर है, ड्यूरिंग इंटरनेट, ड्यूरिंग डाउनलोडिंग प्रोसेस, दैट इज बफर मेमोरी। नेक्स्ट, डैश वाज अ ट्रोजन। ये ट्रोजन हॉर्स है, रिलीज किया गया 2000 में, ईयर 2000 में इसको रिलीज किया गया, बहुत बढ़िया। विच वॉज यूज इन दी वर्ल्ड्स मोस्ट डैमेजिंग साइबर अटैक। जो दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर अटैक है, बताइए। वर्ष 2000 में जारी किया गया एक ट्रोजन जिसका उपयोग दुनिया के सबसे विनाशकारी साइबर हमलों में से किया जाता है, क्या बोलते हैं, वॉर्म ना, DDoS नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, आई लव यू, हाँ दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आई लव यू वॉज अ ट्रोजन रिलीज्ड इन 2000 which was used in the world's most damaging cyber attack। बहुत पॉपुलर है, आता जरूर है। क्रीपर भी नहीं और ब्रेन भी नहीं। ब्रेन क्या है, पहला बूट सेक्टर वायरस। क्रीपर क्या है, फर्स्ट वायरस। DDoS क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जहां पर बल्क में सर्वर को रिक्वेस्ट की जाती है और सर्वर को हैंग कर दिया जाता है, दैट इज DDoS। वॉर्म, अभी मैंने आपको बताया कि वॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी। जो वायरस क्या करता है, यूजर के एक्शन पर परफॉर्म करता है, और वॉर्म सेल्फ डिपेंडेंट है। यस। नेक्स्ट, विच नंबर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन माइक्रो प्रोसेसर वर्क। माइक्रो प्रोसेसर कार्य में किस संख्या का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है,
अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर बनाना है, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आता है पहले तो ये बताइए। इन विच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड? फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में केबीएस नॉलेज बेस्ड सिस्टम या फिर रोबोटिक्स, है ना, ये फिफ्थ जनरेशन हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? हेक्साडेसिमल का, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा हम IPv6 को बना सकते हैं, हम मैक एड्रेस को बना सकते हैं और हम माइक्रो प्रोसेसर को भी बना सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज? निम्नलिखित में से किसे निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जिसमें बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन जिसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ, कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या लो लेवल है? हाँ। असेंबल या असेंबली लैंग्वेज क्या लो लेवल है? हाँ। बाइनरी लैंग्वेज क्या लो लेवल है? यस। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो असेंबल कहें या असेंबली लैंग्वेज कहें, बात एक ही है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होंगी? थर्ड जनरेशन वाली, C++, जावा, कोबोल, बेसिक, पास्कल, फॉरट्रैन, ये सब आपकी कैसी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसका यूज हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज का यूज हम लोग क्यों करते हैं? CPU के लिए, मशीन इंस्ट्रक्शंस के लिए, यस, ALU डेवलप करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज वेरी फेमस वन। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द पैकेट्स पासिंग थ्रू अ गिवन नेटवर्क। बताइए, डैश किसी दिए गए नेटवर्क से गुजरने वाले सभी पैकेटों की निगरानी और कैप्चरिंग की प्रक्रिया है। मॉनिटर करना, कैप्चर करना, इसका मतलब निगरानी रखना पैकेट्स पर, यानी सूंघना, स्निफ करना, जो डॉग्स का काम होता है, सूंघ कर पता लगा लेना कि कहां पर कहां बम रखा हुआ है, कहां ये गतिविधि हुई, है ना। इसको मॉनिटर करने के लिए किसका यूज करते हैं? डॉग्स, स्निफर डॉग्स। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्निफिंग, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मॉनिटर, कैप्चरिंग द पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। पैकेट की जब भी बात करते हैं तो कौन सी लेयर याद आती है? जल्दी से बताओ। OSI मॉडल में किस लेयर का काम है पैकेट्स? नेटवर्क लेयर का। OSI मॉडल में पैकेट्स डिलीवर करने के लिए कौन सी डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी बताइए। पैकेट्स का मतलब राउटर। वेरी गुड। थर्ड लेयर दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर, दैट डील्स विद पैकेट, दैट डील्स विद राउटर। नेक्स्ट, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज। बताइएगा, आमतौर पर प्रयोग होने वाली फ्लॉपी डिस्क का आकार क्या होता है? 3.5 इंच। बाय डिफॉल्ट जो फ्लॉपी डिस्क है वो A ड्राइव और B ड्राइव लेती है, और फ्लॉपी डिस्क का बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो कितना है? 3.5 इंच, 3.5 इंचेस। नेक्स्ट, मॉडेम इज अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल। जी हां, अभी हम लोग ने पढ़ा कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन मॉडेम बहुत पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल कैटेगरी है। ये कैसी डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, स्टोरेज या नन ऑफ दिस? डैश डिवाइसेस। मॉडेम एक बहुत ही लोकप्रिय कंप्यूटर पेरिफेरल है जिसे डैश डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मॉडेम इनपुट भी है और आउटपुट भी, यानी करेक्ट आंसर होगा इनपुट एंड आउटपुट बोथ, क्योंकि ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है और नेटवर्किंग डिवाइस होने की वजह से ये इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी जनरेट करती है। तो आंसर क्या होगा? इनपुट एंड आउटपुट बोथ। नेक्स्ट, द रोम टाइप यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल दी फोन्स। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया। बताइए,
लगभग सभी फोनों में प्रयुक्त रोम का प्रकार है ईईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, नैंड फ्लैश, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। मोबाइल फोन में जो रोम यूज होती है वो कौन सी है? ईईपी रोम है, लेटेस्ट वाली है। और ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी को नैंड फ्लैश भी बोलते हैं। नैंड गेट जो यूनिवर्सल गेट है, इसी से बना आपका नैंड फ्लैश। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। समझ में आया? हम लोग जानते हैं ना फ्लैश मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कार्ड में यूज। मेमोरी कार्ड क्या है? फ्लैश मेमोरी। तो मोबाइल फोन्स में मेमोरी कार्ड ही तो लगता है, फ्लैश मेमोरी हो गई। या फिर एसएसडी, सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी, या पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जल्दी से बताओ। हु इज नोन एज द पापा ऑफ फ्लैश मेमोरी? मिस्टर फ्यूजियो मैसियोको। कौन? फ्यूजियो मैसियोको इज नोन एज द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, विच फंक्शन की ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स इन MS वर्ड 2021? MS वर्ड 2021 में कौन सी फंक्शन कुंजी फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलती है? हम जानते हैं MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल H है। फाइंड करने के लिए तो कंट्रोल F होता है, लेकिन फाइंड और रिप्लेस करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। लेकिन कोई फंक्शन की भी है इसके लिए? जी हां, दैट इज F5, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। पता था ना आपको कि F5 दबाते ही MS वर्ड में क्या ओपन हो जाएगा? फाइंड एंड रिप्लेस। जो फाइंड करना है इस बॉक्स में लिखो, जिससे रिप्लेस करना है उसको इस बॉक्स में लिखो, और रिप्लेस ऑल कर दो तो सभी में रिप्लेस हो जाएगा वो, 3 इडियट्स के तरीके से। देखिए ना मूवी। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी? ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं होती? ईमेल आईडी में क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ब्लैंक स्पेस, डॉट, न्यूमेरिक डिजिट, कैपिटल लेटर, या ऑल ऑफ दीज। ईमेल आईडी में कितनी प्रोटोकॉल्स का यूज होता है पहले तो ये बताओ। बिल्कुल, SMTP, POP3, माइम और IMAP, 4 प्रोटोकॉल्स। ईमेल में सिक्योरिटी के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन ईमेल फॉर द सिक्योरिटी पर्पस? सर PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी। वेरी गुड। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? SMTP। वेरी गुड। ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? POP3, IMAP। वेरी गुड। अब ये बताइए कि ईमेल आईडी के केस में क्या अलाउड नहीं है? ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट? ब्लैंक स्पेस। सबसे पहला जो मेल है वो किसने आविष्कार किया? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ईमेल? ये भी बताइए। रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में मेल आईडी को बनाया गया। रे टॉमलिंसन। आगे चलकर आपका क्या आया? हॉटमेल, जो सबीर भाटिया जी ने डेवलप किया। और हॉटमेल को किसने कैप्चर कर लिया? माइक्रोसॉफ्ट ने। नाम क्या रख दिया? MS आउटलुक। पता है ना ये सारी बातें? भूलेंगे तो नहीं ना एग्जाम में? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल? सक्रिय सेल की सामग्री क्या प्रदर्शित करती है? कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, देखो 2 चीजें होती हैं, एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, नेम बॉक्स। कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार। समझ में आया? अगर एक्टिव सेल का एड्रेस पूछते कि एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो कहां पर डिस्प्ले होता है, तो एड्रेस नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है, A1, A2, A3, A4। लेकिन कंटेंट एक्टिव सेल का कहां डिस्प्ले होता है? फॉर्मूला बार में। तो आंसर क्या होगा? फॉर्मूला बार। क्लियर? 40 में से कितना स्कोर किया आपने? कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे।
बताइए कमेंट में इसका आंसर। स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन, इंटरनेट कनेक्शन की गति को किसमें नापा जाता है, किसमें मापा जाता है? आपके मोबाइल में इंटरनेट का जो कनेक्शन है, लैपटॉप में जो इंटरनेट का कनेक्शन है, इसकी स्पीड को किसमें मेजर करेंगे? गीगाहर्ट्ज में, डीपीआई में, पीपीएम में, एमबीपीएस में या आरपीएम में? इसका आंसर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन पांचों का इस्तेमाल कहां करते हैं? गीगाहर्ट्ज क्या है, क्या मेजर करते हैं? डीपीआई से क्या मेजर करते हैं? पीपीएम कहां यूज होता है? एमबीपीएस कहां यूज होता है? और आरपीएम का इस्तेमाल कहां होता है? इन पांचों के बारे में भी जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी है या नहीं, या सिर्फ आंसर बता के निकल लेते हैं। समझ में आया? तो आई होप कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाएं तो ये मत कहिएगा सचिन सर क्या आपको पेपर पहले से पता था क्या, है ना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, पेपर पता नहीं होता। इतना पढ़ाया हुआ है कि जानते हैं कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछेगा। अगर स्कोर बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो लग रहा है कि कंप्यूटर नहीं आता, कम स्कोर कर सकते हैं, जुट जाइए, सफिशिएंट टाइम है, कोर्स से जुड़ जाइए और एक एक करके लेक्चर को देखना शुरू करिए। दिन में 5-5, 6-6 घंटे पढ़ डालिए कंप्यूटर को। आखिरी का समय है, रिवाइज करिए पीडीएफ उठाकर और एग्जाम तक मास्टर बन जाइए कंप्यूटर में, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सफिशिएंट है, इससे बाहर तो आएगा नहीं। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोर्स से कनेक्ट होना है तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, इनरोल करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ, और फिर से एनालाइज करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया तो नहीं, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस उसी एनर्जी, उसी पावर के साथ कर पा रहे हैं। इफ यस देन यू डिजर्व द सिलेक्शन, है ना। आप ही तो हैं जो सिलेक्शन डिजर्व करते हैं, आप ही तो हैं जो बैंक की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, है ना, उसकी बागडोर किसके कंधों पे है? आपकी। तो ये जज्बा ही तो एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीए, कंप्यूटर सब में रजनीकांत हैं या नहीं, और वाकई में आप टैलेंटेड हैं तो आप डिजर्व भी करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड